क्या नाम है इसका? कैरो, कारो, कारो 2016। क्या नाम क्या है? कैरो का मतलब क्या होता है? सी का मतलब क्या होता है? कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2016। कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2016। 2016 क्यों? क्योंकि 2016 में इसको फिर से रिवाइज किया गया। पहली बार 2003 में आया था, फिर 2012 में आया, फिर 2016 में इसको फिर से रिवाइज किया गया। अलग अलग ईयर में अलग अलग पॉइंट्स थे कारों के। अभी हमको 2016 से ही मतलब है। कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट, तो पहले ध्यान देना कि ये रिपोर्ट है, इसके बारे में आपको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। दिस इज नथिंग बट अ रिपोर्ट। ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ेगा। ये रिपोर्ट है और ये सर्टिफिकेट नहीं है। ऑब्जेक्ट में ध्यान रखोगे, क्या ध्यान रखेंगे सर कि ये क्या है? बोलो। रिपोर्ट है एंड सर्टिफिकेट नहीं है। इट्स नॉट अ सर्टिफिकेट, इट्स अ रिपोर्ट। दोनों में डिफरेंस होता है, रिपोर्ट और सर्टिफिकेट में डिफरेंस होता है। ये रिपोर्ट है, सर्टिफिकेट नहीं है। क्या डिफरेंस है समझाऊंगा मैं एक दिन, आपके कोर्स में है। रिपोर्ट सर्टिफिकेट में क्या फर्क है, ठीक है सर। सर ये कैरो, कारो 2016 किसने बनाया? ये बनाने वाली एंटिटी है, बनाने वाला है सेंट्रल गवर्नमेंट। सर क्यों बनाया, इसको क्यों बनाया गया वो सुनिए। एक होता है कंपनी, एक होती है कंपनी एंड एक होता है ऑडिटर। एक कंपनी और एक ऑडिटर। ऑडिटर क्या करता है? कंपनी का ऑडिट करने जा रहा है। ऑडिटर कंपनी का ऑडिट करने जा रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट बीच में आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट कहता है ए ऑडिटर इधर आ, ऑडिटर इधर आ। कहाँ जा रहा है? ऑडिटर बोल रहा है भाई कंपनी का ऑडिट करने जा रहा हूं। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है? ठीक है, जब तू ऑडिट करेगा ना तो तुम्हें कैरो में कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट 2016 में कुछ बातें हमने बताई है, गवर्नमेंट ने यानी हमने बताई है, उसके बारे में भी तो रिपोर्टिंग करेगा। तू अपना रिपोर्ट तो देगा। ऑडिटर्स ओपिनियन इज डिफरेंट, ये अलग बात है। ऑडिटर्स ओपिनियन तो तू देगा ही देगा। ऑडिटर्स रिपोर्ट के साथ तू ये कैरो 2016 के पॉइंट या जितनी बातें लिस्ट आउट की गई है उसको तू एनेक्स्ड करेगा। इट इज एन एनेक्शर। रिपोर्ट के साथ ये तुम्हें देना पड़ेगा। कुछ बातों को कैरो के अंदर बताया गया है जो ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा जिस कंपनी का ऑडिट करने जा रहा है वहां पे। और अगर कुछ भी उसको गलत लगेगा तो ऑडिटर क्या करेगा? उस बातों पे वो रिपोर्टिंग करेगा कैरो के अंदर। समझ में आ रहा है? एक बात आप मुझे बताओ, क्या ऑडिटर्स के रिपोर्ट के अंदर जो बातें लिखी होगी, ऑडिटर्स रिपोर्ट में जिन बातों के बारे में रिपोर्टिंग करना होगा ऑडिटर को, एंड कैरो में जिन बातों के बारे में रिपोर्टिंग करना होगा ऑडिटर को, क्या दोनों मैटर्स कंटेंट सेम होंगे कि अलग अलग होंगे? हेलो, ऑडिटर्स को अपना ओपिनियन देना है, वो तो ऑडिट रिपोर्ट में हो जाएगा। अब जब ऑडिट रिपोर्ट जब वो बनाएगा तो उसके जो कंटेंट होंगे, ऑडिट रिपोर्ट के कंटेंट होंगे एंड कैरो 2016 कारो के जो कंटेंट होंगे, क्या दोनों कंटेंट सेम होंगे कि अलग अलग होंगे? कॉमन सेंस क्वेश्चंस। सेम हो गए।
सेम होगी कि अलग अलग होगी? जोर से बताओ। सेम हो गए। अगर सेम ही हो गए तो फिर अलग अलग दो चीज में रिपोर्टिंग क्यों करने का? हेलो, एक ही चीज को अलग अलग पेज पे लिखने का क्या मतलब? अगर सेम ही होगा, ऑडिटर का ओपिनियन जिन बातों के बारे में रिपोर्टिंग करना होता है कि वी ऑल ऑब्टेन ऑल इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशंस, हमें सब इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन मिल चुकी है ना? ये सब जो रिपोर्टिंग करते थे ऑडिटर्स रिपोर्ट के अंदर, वही पॉइंट अगर कैरो में लिखे होगे तो अलग से रिपोर्टिंग करने का क्या मतलब बनता है? बट ऑब्वियस है कि कारो के अंदर अलग से रिपोर्टिंग, अलग पॉइंट पर रिपोर्टिंग करना पड़ता होगा। हेलो, हाँ हाँ सर। ठीक है, चलिए क्या समझाया? कैरो का फुल फॉर्म याद रखना पहले तो, कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2016, 2003 में, 2012 में आ चुका था, 2016 में फिर से आया है। ये रिपोर्ट है, ये सर्टिफिकेट नहीं है। जो बातें हम ऑडिटर्स अपने ओपिनियन में देता है उन बातों पे अगेन तुम्हें कारो पे रिपोर्टिंग नहीं करना है। कारो के अंदर अलग पॉइंट होंगे जिसके बारे में ऑडिटर को रिपोर्ट करना होता है। क्लियर? हाँ सर। चलिए हाँ क्या है सर? फटाफट हाँ बोला करो, बीच में सॉरी बोलने का क्या मतलब सर? इट्स अप्लाई टू एवरी कंपनी। अब सवाल ये आता है कि सर ये कारो का जो कंप्लायंस करना पड़ेगा ऑडिटर को, वो क्या हर एक कंपनी को करना पड़ेगा क्या? है ना? तो क्या बोला है, कारो जो होगा अप्लाई टू एवरी कंपनी इंक्लूडिंग अ फॉरेन कंपनी। याद रखना, अप्लाइज टू एवरी कंपनी इंक्लूडिंग अ फॉरेन कंपनी as defined under section 2 subsection 42 of Companies Act 2013. यस, कारो का कंप्लायंस हर एक कंपनी को करना पड़ेगा। अगर वो फॉरेन कंपनी है जो फॉरेन में रजिस्टर्ड हुई है लेकिन यहाँ पे काम कर रही है, रजिस्टर्ड फॉरेन में है लेकिन इंडिया में वो ऑपरेशन कर रही है, तो ऐसी फॉरेन कंपनी को भी कारो के कंप्लायंस करने पड़ेंगे। ये मैकडोनल्ड्स क्या है, ये पिज्जा क्या है, मैकडोनल्ड्स कंपनी क्या है? फॉरेन कंपनी है ना? ये सब फॉरेन कंपनी है। जिलेट कंपनी क्या है? फॉरेन कंपनी है। जनरल मोटर्स क्या है? फॉरेन कंपनी है जो यहाँ पे उनके ऑपरेशंस कर रही है, तो उनको भी कारों का कंप्लायंस करना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है सर। लेकिन क्या सभी कंपनी को कंप्लायंस करना पड़ेगा? क्या सभी कंपनी को कंप्लायंस करना पड़ेगा? सर ना, सभी कंपनी को कंप्लायंस नहीं करना है ना? कुछ कंपनी को इन लोगों ने क्या किया है, एग्जम्पशन दिया गया है। पहले कंपनी को एग्जाम दिया गया है, एप्लीकेबल टू एवरी कंपनी एग्जम्प्ट, यानी इन कंपनी को कारों का कंप्लायंस नहीं करना है। हेलो, कारों का कंप्लायंस इन कंपनी को करने की जरूरत नहीं है। कौन सी कंपनी को? पहले आती है बैंकिंग कंपनी। कौन सी कंपनी? बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग कंपनी को है ना कारों पे रिपोर्टिंग करना नहीं है। सर क्या रीजन है सर इसका? अरे बैंकिंग कंपनी को लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, ये आपकी नॉलेज के लिए बोल रहा हूं, अंदर लिखा नहीं है कहीं पे भी। बैंकिंग कंपनी को अलग रिपोर्टिंग करना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट पे बैंकिंग कंपनी को रिपोर्ट करना होता है। सर इस पे कम अप्रोक्सीमेटली 100 पेज का रिपोर्टिंग होता है। हेलो, कितने पेज का रिपोर्टिंग होता है? 100 पेज का रिपोर्टिंग करना पड़ता है बैंकिंग के अंदर, और इसलिए फिर कारों का कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट 100 पेज की साइन करते करते ही ऑडिटर बेचारा थक जाए। 100 पेज पे साइन करनी पड़ती है ऑडिटर, तो इसीलिए बैंकिंग कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है। ए बैंकिंग कंपनी एंड नॉन बैंकिंग कंपनी, कौन सी कंपनी? बैंकिंग कंपनी और नॉन बैंकिंग। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी,
सर ये क्या फर्क है दोनों के बीच में? क्या आपको फर्क पता है कि नहीं पता है? बैंकिंग कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में क्या फर्क है? एनबीएफसी बोलते हैं ना इसको हम प्यार से। हेलो, बैंकिंग कंपनी एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में कोई फर्क है? हाँ है। नहीं पता तो ना बोल दो फटाफट। पता है बैंकिंग कंपनी क्या करती है? बैंकिंग कंपनी लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और लोगों को लोन्स एडवांसेस देती है। बैंकिंग कंपनी का काम है लोगों से पैसे लेना, लोगों को ही पैसे देना। पैसे लेना सेविंग अकाउंट के फॉर्म में, करंट अकाउंट के फॉर्म में, डिपॉजिट के फॉर्म में, और लोगों को लोन्स एडवांसेस देना, कार लोन, हाउसिंग लोन, एजुकेशन लोन, ये बैंकिंग कंपनी का काम है। लेकिन नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जो होती है ना, वो लोगों से पैसे ले नहीं सकती। हाँ, लोगों को लोन्स एडवांसेस दे जरूर सकती है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी लोगों से डिपॉजिट नहीं ले सकती। जैसे आपने सुना होगा मुथूट फाइनेंस। हाँ सर। मुथूट हाँ फाइनेंस सर। क्या करता है? मुथूट फाइनेंस क्या करता है? लोगों से पैसे लेता नहीं है, लोगों को सिर्फ लोन्स एडवांसेस देता है। तो ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव्स के लिए बैंकिंग कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन नॉन बैंकिंग कंपनीज को कारो एप्लीकेबल है। कारो का कॉम्प्लायंस करना पड़ेगा। चलिए, दूसरा है इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी को कारो का कॉम्प्लायंस करने की जरूरत नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट करता है IRDA, है ना? तो इंश्योरेंस कंपनी का ऑब्जेक्ट अलग होता है। इंश्योरेंस कंपनी में रेवेन्यू अलग प्रकार से होती है, एक्सपेंसेस अलग प्रकार से होते हैं। इंश्योरेंस कंपनी में जनरली क्या होता है, मैनेजमेंट को रिपोर्टिंग करना होता है कि भाई कितने कितने आपने क्लेम के पैसे पे किए हैं, कितना क्लेम बाकी है, कितना प्रीमियम आ चुका है, कितना प्रीमियम बाकी है। तो उसका रिपोर्टिंग स्लाइटली डिफरेंट होता है बाकी सब कंपनी, और इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी को भी रिपोर्टिंग नहीं करना होता है। A company licensed to operate under Section 8. A company licensed to operate under Section 8 of Companies Act. अंडर सेक्शन 8, अंडर सेक्शन 8 के अंदर पता नहीं कौन सी कंपनी आती है। वो कंपनी आती है जो जिनका ऑब्जेक्ट नॉट फॉर प्रॉफिट होता है। सेक्शन 8 में, कंपनीज एक्ट में, वही कंपनी एस्टैब्लिश होती है जिनका पर्पस प्रॉफिट करना नहीं होता है। दे आर एस्टैब्लिश्ड, ये वो कंपनी है, दे आर एस्टैब्लिश्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ। ये कंपनी को किस लिए एस्टैब्लिश करते हैं? प्रमोशन ऑफ आर्ट्स या साइंस या चैरिटी या एजुकेशन या रिसर्च। समझ में आ रहा है ना? आपकी सोसाइटी में आर्ट का प्रमोशन हो, साइंस का प्रमोशन हो, एजुकेशन का प्रमोशन हो, रिसर्च का प्रमोशन हो, स्पोर्ट्स का प्रमोशन हो, इन सब पर्पस के लिए जिस कंपनी को एस्टैब्लिश किया जाता है उसको बोलते हैं नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। उनका पर्पस प्रॉफिट करना नहीं होता है ना? सर इसमें कौन कौन सी कंपनी आ जाती है सर? फॉर एग्जाम्पल आप बोलो ना क्लब, क्लब इसमें आ जाएगा, है ना? यूनिवर्सिटी इसमें आ जाएगी, हॉस्पिटल्स इसमें आ जाएंगे। ये लोग भी प्रॉफिट करते हैं, ऐसा नहीं कि ये लोग प्रॉफिट नहीं करते। यस, ये लोग प्रॉफिट करते हैं, लेकिन इन प्रॉफिट का यूज वो अपने ही पर्पस के लिए, अपने ही कॉस्ट के लिए यूज कर देते, वो ऐसे डिविडेंड नहीं बांटते। तो ऐसी कंपनीज को कारों का कॉम्प्लायंस करने की जरूरत नहीं। बैंकिंग कंपनी को नहीं करना है, इंश्योरेंस कंपनी को नहीं करना है, अंडर सेक्शन 8 कंपनीज को कॉम्प्लायंस नहीं करना है। चलिए, 1% कंपनी को कॉम्प्लायंस नहीं करना है। सर ये 1% कंपनी क्या होती है?
नाम ही देखो ना इसका क्या है, 1% कंपनी। 1% कंपनी का मतलब क्या? एक मेंबर होगा। एग्जैक्टली सबके सब शेयर्स एक ही बंदे ने बाय करके रखे होंगे। 100% शेयर इज टेकन बाय ओनली 1%, और इसलिए सबका सब प्रॉफिट 100% प्रॉफिट एक ही बंदे को जाएगा। ठीक है ना? तो एक ही कंपनी के एक ही बंदे के पैसे लगे हुए हैं, एक ही बंदा प्रॉफिट ले लेगा, है ना? तो आपने कोई शेयर पब्लिक में इश्यू नहीं किए हैं, है ना? पब्लिक के साथ फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम है ना? तो ऐसे केसेस में आपको कारों का कॉम्प्लायंस करने की जरूरत नहीं है। बट याद रखना, अगर 1% कंपनीज का अगर टर्नओवर कुछ हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो वो डीम्ड प्राइवेट कंपनी बन जाता है, डीम्ड नॉर्मल प्राइवेट कंपनी बन जाता है। एंड प्राइवेट कंपनी को कारों का कॉम्प्लायंस करना पड़ेगा, है ना? नीचे बताया मैंने, प्राइवेट कंपनी को कारों का कॉम्प्लायंस करना पड़ेगा अगर कुछ बातों से ज्यादा उसका सेल्स, पेड अप कैपिटल ये सब बढ़ जाता है तो। फिर से एक बार बोलता हूं, 1% कंपनीज को कारों कॉम्प्लायंस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर 1% कंपनी का अगर टर्नओवर कुछ हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो वो नॉर्मल प्राइवेट कंपनी बन जाता है। एंड नॉर्मल प्राइवेट कंपनी को कारों का कॉम्प्लायंस करना पड़ता है, करना भी पड़ता है, नहीं भी करना पड़ता है, दोनों चीजें। कब कैसे समझते हैं? क्लियर इतना? कारों का कॉम्प्लायंस किससे नहीं करना है? बैंकिंग कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को, 1% कंपनी को, अंडर सेक्शन 8 कंपनी। चलिए फिर किसकी बात आती है? अ स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी का मतलब क्या? स्मॉल कंपनी का मतलब क्या? स्मॉल कंपनी का मतलब ऐसा हुआ कि जिस कंपनी में पेड अप कैपिटल, जिस कंपनी का पेड अप कैपिटल लेस देन इक्वल टू 50 लाख हो, जिस कंपनी का पेड अप कैपिटल लेस देन इक्वल टू 50 लाख हो, यानी 50 लाख, 50 लाख से कम हो, उस कंपनी को हम बोलेंगे स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनीज को कारों की कंप्लायंस नहीं करना है। दूसरी भी कंडीशन है, इसका टर्नओवर लेस देन इक्वल टू 2 करोड़ होना चाहिए, 2 करोड़। तो इस कंपनी को हम बोलते हैं स्मॉल कंपनीज। स्मॉल कंपनीज को कारों की कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं है। डन? एंड लास्ट में वन मोर कंपनीज, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को कारों की कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं है, बट दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। प्राइवेट कंपनी को भी कारों के कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन लेकिन क्या सर बोलने जा रहा हूं, ऐसे केसेस में करना पड़ेगा। यहां तक क्लियर? हमने बोला कि प्राइवेट कंपनीज को कैरो एप्लीकेबल नहीं है। सुनो क्या बताया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को कारो एप्लीकेबल नहीं है। कारो कैरो 2016 एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन इन बातों का ध्यान रखोगे, 1 2 3 बातों का ध्यान रखोगे तब भी एप्लीकेबल नहीं है, अदरवाइज एप्लीकेबल हो जाएगा। चलिए पहली कंडीशन ये होगी कि प्राइवेट कंपनी जो होगी वहां पे पेड अप कैपिटल एंड उसका रिजर्व लेस देन इक्वल टू 1 करोड़ होना चाहिए, नॉट मोर देन, 1 करोड़ से ज्यादा नहीं, मतलब 1 करोड़ तक ही होना चाहिए। प्राइवेट कंपनीज में पेड अप कैपिटल एंड उनके रिजर्व्स 1 करोड़ या 1 करोड़ से कम होने चाहिए, तब भी एप्लीकेबल नहीं होगा, है ना? दूसरा, उनका बोरोइंग्स लेस देन इक्वल टू 1 करोड़ होना चाहिए।
अगर प्राइवेट कंपनीज ने बोरिंग्स किया है तो सर 1 करोड़ या 1 करोड़ से कम बोरिंग करोगे तब तक ठीक है, 1 करोड़ से ज्यादा बोरिंग कर दिया आपने तो कारो एप्लीकेबल हो जाएगा। और याद रखना इन सब में कहीं पे और नहीं लिखा है, ये सब भी कंडीशन में से एक भी कंडीशन टूट जाएगी ना तो कारो एप्लीकेबल हो जाएगा। ये एंड नहीं है, ये भी एंड ये भी ऐसा नहीं है। क्लियर? हाँ सर। Having total borrowing exceeding rupees 1 crore from any bank or financial institution at any point of time. अब ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्या बताऊं इसके बारे में, at any point of time। और देखो यहाँ पे कौन सा वर्ड लिखा है, बैलेंस शीट डेट। क्या फर्क है दोनों के बीच में? बोरिंग्स में क्या होता है पता है, बोरिंग्स में लिखा है एनी पॉइंट ऑफ टाइम। एनी पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या, अकाउंटिंग ईयर आपका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ 31 मार्च को खत्म हुआ, इसके बीच में, इस साल के बीच में, साल में कभी भी किसी भी दिन, साल के बीच में कभी भी किसी भी दिन अगर आपका बोरिंग 1 करोड़ से बढ़ गया ना, किसी भी दिन एप्लीकेबल हो जाएगा। समझ रहे हो? और पहली वाली कंडीशन में क्या लिखा था, ऑन बैलेंस शीट डेट, मतलब 31 मार्च को आपका पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व 1 करोड़ से बढ़ जाएगा तो बैलेंस शीट डेट समझते हो ना, उसी दिन की बात करते हैं। और एनी पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या, पूरे साल की बात करते हैं। आई थिंक क्लियर? हाँ सर। एंड थर्ड पॉइंट, डज नॉट हैव टोटल रेवेन्यू, इसकी टोटल रेवेन्यू है ना लेस देन इक्वल टू कितनी होनी चाहिए, 10 करोड़ होनी चाहिए। अगर इसकी रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू 10 करोड़ से बढ़ गई तो कारो एप्लीकेबल हो जाएगा। 10 करोड़ तक चलेगा, कम चलेगा, ज्यादा नहीं चलेगा सर। और लिखा है सर देखो, टोटल रेवेन्यू लिखा है, टोटल, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम्स भी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी लेना पड़ेगा, अदर इनकम्स भी लेनी पड़ेगी। डन? हाँ सर। बोलिए, प्राइवेट कंपनी को कारो एप्लीकेबल है? नहीं नहीं, लेकिन कब एप्लीकेबल है, कब एप्लीकेबल होगा, अगर उसका पेड अप कैपिटल करोड़ से बढ़ जाएगा तो एट अ बैलेंस शीट डेट बोरिंग्स उसका 1 करोड़ से बढ़ जाएगा तो एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर एंड उसका टोटल टर्नओवर है ना एक्सीडिंग ₹10 करोड़ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डन? हाँ सर। एक बात मुझे बताओ, ऐसे नॉलेज के लिए पूछ रहा हूं, आपको कैसे पता चलता है कि कोई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है या कोई कंपनी पब्लिक कंपनी है या कोई कंपनी 1 पर्सन कंपनी है, कैसे पता चलता है आपको? आ जाओ चलो, यही यही आपको नॉलेज लेना है सर। पीआर वीआर ज्यादा नहीं लाने हैं आपको, परसेंटेज ज्यादा नहीं लाओगे चलेगा, यहां नॉलेज इकट्ठा करना है। अगर मैं ऐसा लिखूं, सचिन प्राइवेट लिमिटेड, इट्स अ प्राइवेट कंपनी, सचिन लिमिटेड इट्स अ पब्लिक कंपनी, एंड मैं ऐसा लिखूं सचिन ओपीसी, तो इट्स अ 1 पर्सन कंपनी। हेलो? हाँ सर। समझ में आया? क्या लिखा है, नोट 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 नोट,
provided the order shall not apply to the auditor's report on consolidated financial statement. एक बात मुझे बताओ, सुनो तो, ए लिमिटेड कंपनी, सामने है बी लिमिटेड कंपनी। ए लिमिटेड ने क्या किया पता है? बी लिमिटेड के एटलीस्ट 51% शेयर खरीद लिए। बताओ ए लिमिटेड कंपनी को क्या बोलेंगे? होल्डिंग या सब्सिडरी? होल्डिंग। 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 इसे क्या बोलेंगे? सब्सिडरी। अब जब ए लिमिटेड कंपनी जब ये अपना रिपोर्टिंग करेगा ना सर, तो ए लिमिटेड कंपनी को यानी होल्डिंग कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में भी रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट है ना, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट के बारे में रिपोर्टिंग करना पड़ेगा इसको बेचारे को। फिर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में भी रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। एक तो अलग से अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे उसको, फाइनल अकाउंट्स। ये तो करना ही है, ये भी करना है। और इसीलिए फिर ऐसा बोल दिया कि ऐसी कोई कंपनी है जिस कंपनी को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं, तो उस कंपनी को कैरो के बारे में रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं है, वरना टू मच कॉम्प्लायंसेस हो जाएंगे, बहुत सारे कॉम्प्लायंसेस बन जाएंगे, बेचारी कंपनी मर जाएगी, डीमोरलाइज हो जाएंगे एंटरप्रेन्योर्स। और किसी को इतना भी डीमोरलाइज भी नहीं करना है कि वो बिजनेस छोड़ के, देश छोड़ के भाग जाए। इतने सारे कॉम्प्लायंसेस भी मत डालो कि एंटरप्रेन्योर यहां से भाग जाए।